नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपात सत्र के दौरान यूक्रेन रूस संकट का मिलकर समाधान निकालने और सभी से संयम बरतने की अपील की। एयर इंडिया ने आज से यूक्रेन के लिए उड़ानें शुरू की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में कल 9 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की सभी तैयारियां पूरी। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में प्रचार जोरों पर। सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली एक सप्ताह की प्रदर्शनी विज्ञान सर्वत्र पूज्यते स्मरणोत्सव देश भर में 75 स्थानों पर आयोजित कर रही है। केंद्र सरकार ने विदेश स्थित पंजाब पॉलिटिक्स टीवी की ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करने का आदेश दिया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 175 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। भारत से आज अटारी वाघा सीमा होते हुए अफगानिस्तान के लिए 10,000 टन गेहूं की पहली खेप भेजी जाएगी। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने एयरथिंग्स मास्टर्स प्रतियोगिता में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होगी। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, ओडिशा के 12 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने अपनी नाव में पुलिसकर्मियों और सैनिकों को बिठाने से इनकार कर दिया था और सैनिकों के आगमन के बारे में अपने गांव के लोगों को सचेत करने के प्रयास में प्राणों की आहुति दी थी। उनकी बहादुरी और देशभक्ति को प्रसिद्ध ओडिया कवि सची राउतरे की कविता बोटमैन ने अमर कर दिया था। प्रश्न का सही उत्तर है बाजी राउत। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से उत्तर मिले हैं। भाग्यशाली विजेता हैं पश्चिम बंगाल हावड़ा के ठाकीरानी चाक की सुचित्रा शर्मा। नमस्कार, मैं सुचित्रा शर्मा पश्चिम बंगाल से बोल रही हूँ। मैं 8 सालों से ऑल इंडिया रेडियो सुनती आ रही हूँ। ये जो ऑल इंडिया रेडियो अमृत महोत्सव के साथ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चला रही है, जिसके जरिए हमें अनेक महान हस्तियों के बारे में जानकारी मिलती है जिन्होंने हमारे देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं देश की आजादी में पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि मैं आज के क्विज की विजेता रही हूँ। इसके लिए आकाशवाणी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो देश की आजादी के अमृत महोत्सव के लिए। आज का प्रश्न है, कर्नाटक की उस महिला स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने 16 वर्ष की आयु में उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया था। उन्हें गिरफ्तार किया गया, सजा दी गई और फिर गिरफ्तार किया गया। कारागार अवधि के दौरान उन्होंने भाषण दिए, कताई बुनाई की शिक्षा दी और प्रभात फेरियों का आयोजन किया। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी।
विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने यूक्रेन रूस संकट का परस्पर स्वीकार्य समाधान निकालने पर बल दिया है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपात सत्र के दौरान भारत ने रूस से लगी यूक्रेन सीमा पर तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की। ये बैठक यूक्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर बुलाई थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि इस समय संयमित और रचनात्मक राजनयिक प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के हित में तनाव बढ़ाने वाले कदमों से बचना होगा। Escalation of tension along the border of Ukraine with the Russian Federation is a matter of deep concern. These developments have the potential to undermine peace and security of the region. We call for restraint on all sides. The immediate priority is de-escalation of tensions, taking into account the legitimate security interests of all countries and aimed towards securing long-term peace and stability in the region and beyond. We are convinced that this issue can only be resolved through diplomatic dialogue. श्री तिरुमूर्ति ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा इस समय देश की प्राथमिकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा डोनेत्स्क और लुहान्स्क को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा के बाद बुलाई गई थी। लगभग 20,000 भारतीय विद्यार्थी और नागरिक यूक्रेन में हैं। भारत अपने नागरिकों को वापस लाने के प्रयास कर रहा है। यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया का विमान आज सुबह नई दिल्ली से कीव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। एयर इंडिया इस महीने की 24 और 26 तारीख को 2 और विशेष उड़ानें संचालित करेगी। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने कहा कि तनाव बढ़ने और मौजूदा स्थिति की अनिश्चितताओं को देखते हुए अतिरिक्त उड़ानों की भी व्यवस्था की जा रही है। दूतावास ने एक परामर्श में कहा कि इस महीने की 25 और 27 तारीख तथा 6 मार्च को कीव से नई दिल्ली के लिए उड़ान संचालित होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में कल 9 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल होने वाले चौथे चरण के मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिन 9 जिलों में कल वोट पड़ेंगे उनमें पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, फतेहपुर और बांदा शामिल हैं। ये जिले तराई से लेकर अवध और बुंदेलखंड तक फैले हुए हैं। इस चरण में 624 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। प्रमुख राजनीतिक दलों जैसे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, अपना दल, कांग्रेस और AIMIM ने अपने उम्मीदवार इस चरण में उतारे हैं। राज्य की राजधानी लखनऊ की 9 सीटों पर भी इसी चरण में वोट डाले जाएंगे, जहां बेहद दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। पिछले चुनाव में भाजपा ने 9 में से 8 सीटों पर कब्जा किया था, वहीं समाजवादी पार्टी को मात्र 1 सीट मिली थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राज्य में 5वें चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। स्टार प्रचारक और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता जनसभाएं कर रहे हैं। घर घर जाकर प्रचार और वर्चुअल अपील भी जारी है। इस चरण में 61 विधानसभा क्षेत्रों में 27 फरवरी को मतदान होगा। छठे चरण के लिए बहुकोणीय मुकाबला है। 7वें और अंतिम चरण में 54 विधानसभा सीटों के लिए कुल 613 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके साथ ही असम में माजुली सीट के लिए उपचुनाव भी होगा। यहां त्रिकोणीय मुकाबला है। राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के इस्तीफे के बाद इस सीट के लिए उपचुनाव कराया जा रहा है। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 6 जिलों की 38 सीटों पर 28 फरवरी को मतदान होगा। सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। दूसरे चरण में 10 जिलों की 22 सीटों पर 5 मार्च को मतदान होगा। इनमें 11 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकता है। मणिपुर में पूर्वी इम्फाल जिले में आज चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में समान प्रगति के साथ साथ सांप्रदायिक सद्भाव और शांति में विश्वास रखती है। कोविड मामलों में गिरावट को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के नियमों में ढील दी है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं।
प्रचार के दौरान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए देशव्यापी प्रतियोगिता मेरा वोट मेरा भविष्य एक वोट की ताकत शुरू की थी, जो इस समय फिर शुरू की गई है। इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को और अधिक सहभागी बनाने के बारे में विचार जानना है। प्रतियोगिताओं के लिए प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। तमिलनाडु में स्थानीय निकाय चुनाव की मतगणना में सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी सभी 21 निगमों में आगे है। शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के वोटों की गिनती सवेरे 8 बजे से 268 मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच चल रही है। निर्वाचित सदस्य अगले महीने की 2 तारीख को शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने विदेश स्थित पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करने का आदेश दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि पंजाब पॉलिटिक्स टीवी का प्रतिबंधित सिक्स फॉर जस्टिस संगठन से निकट संपर्क है। इस संगठन को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत अवैध घोषित किया जा चुका है। खुफिया जानकारी मिली थी कि ये टीवी चैनल राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के लिए ऑनलाइन मीडिया का इस्तेमाल कर रहा था। मंत्रालय ने पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के डिजिटल मीडिया स्रोतों को बंद करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विनियमों के तहत आपात अधिकारों का उपयोग किया। मंत्रालय ने बताया कि प्रतिबंधित ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स में सामुदायिक एकता भंग करने और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली सामग्री थी। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार देश की एकता और अखंडता पर आंच लाने वाली किसी भी कार्रवाई से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क और प्रतिबद्ध है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत से आज अटारी वाघा सीमा होते हुए अफगानिस्तान के लिए 10,000 टन गेहूं की पहली खेप भेजी जाएगी। अगले कुछ हफ्तों में अफगानिस्तान को और अधिक खाद्य आपूर्ति और अन्य मानवीय सहायता भेजे जाने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में भारत में विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रतिनिधि और स्थानीय निदेशक बिशो पाराजुली ने कहा कि भारत और पाकिस्तानी अधिकारियों तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में अटारी वाघा सीमा से पहली सहायता खेप औपचारिक रूप से रवाना की जाएगी। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला शाम 4 बजे इसे रवाना करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच कई सप्ताह की बातचीत और पाकिस्तानी भूमार्ग से गेहूं भेजने के तौर तरीकों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ये खेप भेजी जा रही है। सरकार ने यूट्यूब के एक वीडियो को फर्जी करार दिया है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार नारी शक्ति योजना के तहत महिलाओं को 2,20,000 रुपए की नकद राशि और 25 लाख रुपए तक ऋण दे रही है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि ये खबर निराधार और भ्रामक है। सरकार ऐसी कोई लाभ या ऋण योजना नहीं चला रही है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपात सत्र के दौरान यूक्रेन रूस संकट का मिलकर समाधान निकालने और सभी से संयम बरतने की अपील की। एयर इंडिया ने आज से यूक्रेन के लिए उड़ानें शुरू की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में कल 9 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की सभी तैयारियां पूरी। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में प्रचार जोरों पर।
सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली एक सप्ताह की प्रदर्शनी विज्ञान सर्वत्र पूज्यते स्मरणोत्सव देशभर में 75 स्थानों पर आयोजित कर रही है। केंद्र सरकार ने विदेश स्थित पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करने का आदेश दिया है। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने एयर थिंग्स मास्टर्स प्रतियोगिता में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया। सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आज से देशभर में 75 स्थानों पर विज्ञान सर्वत्र पूज्यते स्मरणोत्सव आयोजित कर रही है। एक सप्ताह तक चलने वाला ये कार्यक्रम देश की वैज्ञानिक विरासत और प्रौद्योगिकी कौशल को प्रदर्शित करेगा, जो रक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, कृषि, खगोल विज्ञान और अन्य क्षेत्रों के समाधान खोजने में मदद करेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की गाथाओं को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लाया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। ये कार्यक्रम आज शाम 4:45 पर प्रसारित किया जाएगा। आज की कड़ी समर्पित है स्वतंत्रता सेनानी और कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान को। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज की इस कड़ी में हम याद कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली कस्तूरबा गांधी को। उनका निधन 22 फरवरी 1944 को हुआ था। कस्तूरबा गांधी को लोग ससम्मान बा कहकर पुकारते थे। कस्तूरबा पहली महिला सत्याग्रहियों में शामिल थीं। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सभी गैर ईसाई विवाहों को कानूनन अमान्य घोषित करने के सरकार के फैसले के विरोध में 1913 में फिनिक्स से ट्रांसवाल तक मार्च किया। कस्तूरबा को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। जेल में कस्तूरबा ने शिक्षित महिलाओं को निरक्षर महिलाओं को पढ़ना लिखना सिखाने की प्रेरणा दी। महात्मा गांधी के साथ कस्तूरबा गांधी 1915 में भारत वापस आ गई। जब गांधी जी 1917 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हुए, तब कस्तूरबा भी उनके साथ स्वतंत्रता आंदोलनों में शामिल हो गई। समाज को जीतना है। 4 गुना लगान देते हैं, अपने बच्चों को भूखा मारते हैं हम, इसीलिए हमें एक होना है। स्वाधीनता संघर्ष के लिए कस्तूरबा की प्रतिबद्धता केवल गांधी जी के समर्थन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे स्वतंत्रता आंदोलन से गंभीरता के साथ जुड़ी थीं। उन्होंने देश भर में नागरिक कार्यों और विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। 1917 में सत्याग्रह के दौरान कस्तूरबा ने बिहार के चंपारण में महिला कल्याण के लिए कार्य किया। 1922 में उन्होंने गुजरात के बोरसाड़ में सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। कस्तूरबा को कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। 1939 में उन्होंने राजकोट की महिलाओं के विशेष आग्रह के बाद ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन में भाग लिया। कस्तूरबा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और 1 महीने के लिए एकांत कोठरी में बंदी बनाए रखा।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्होंने अपने स्थान पर कस्तूरबा को मुंबई के शिवाजी पार्क में जनसभा को संबोधित करने के लिए कहा। गिरफ्तारी का आभास होने पर कस्तूरबा ने सुशीला नायर को जनता के लिए अपना संदेश लिखवाया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में कल रात गांधी जी ने 2 घंटे तक अपने दिल की सारी बात की। मैं उसमें और क्या जोड़ सकती हूँ? हमारे लिए यही काफी है कि हम उनके आदर्शों पर चलें। भारत की महिलाओं को अपनी क्षमता सिद्ध करनी होगी। उन्हें भी जाति या नस्ल का भेदभाव छोड़कर पूरी तरह इस संघर्ष से जुड़ना चाहिए। सत्य और अहिंसा हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत होने चाहिए। बैठक के लिए जाते समय कस्तूरबा को रास्ते में ही रोक लिया गया और मुंबई की आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। जेल की जिस कोठरी में कस्तूरबा को रखा गया वो बहुत गंदी थी, इसीलिए वे बीमार हो गईं। कुछ दिन बाद उन्हें पुणे के आगा खां पैलेस भेज दिया गया, जहां गांधी जी को हिरासत में रखा गया था। ये उनकी आखिरी कैद साबित हुई, क्योंकि इसी दौरान उनका निधन हो गया। भारत की इस महान विभूति को हमारा शत शत नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी जतीन्द्र मोहन सेनगुप्त का भी स्मरण कर रहे हैं। वे देशप्रिय के नाम से भी लोकप्रिय थे। उनका जन्म 22 फरवरी 1885 को बंगाल प्रेसिडेंसी के चटगांव में हुआ था। वे मूल रूप से अनुशीलन समिति के सदस्य थे। जितेंद्र मोहन ने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए वकालत छोड़ दी। उन्होंने ईस्ट बंगाल रेलवेज के कर्मचारियों के आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने हड़ताल में शामिल रेल कर्मियों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई। वे चांदपुर में चाय बागानों के सत्याग्रही मजदूरों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। उन्हें 1921 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन शीघ्र ही रिहा कर दिया गया। देशबंधु चित्तरंजन दास के बाद जतीन्द्र बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। वे 1925 में कलकत्ता निगम के महापौर भी रहे और 1926 में बंगाल विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए। फरवरी 1930 में जतीन्द्र बर्मा गए और रंगून में जनसभा को संबोधित किया। भीड़ को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उकसाने और बर्मा को भारत से अलग करने के विरोध के आरोप में जतीन्द्र को 14 मार्च 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रंगून में पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। जतीन्द्र पर मुकदमा चला, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। इसके उपरांत वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए कोलकाता लौट आए। अप्रैल 1930 में चटगांव मालखाने पर हमले के बाद वहां के लोगों पर ब्रिटिश पुलिस ने अत्याचार किया। चटगांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए जतीन्द्र ने इस कृत्य की अपने स्तर पर जांच आरंभ की। वे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अक्टूबर 1930 में लंदन गए और वहां अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत लौटते समय मुंबई के निकट 20 जनवरी 1932 के दिन उन्हें जहाज से गिरफ्तार कर लिया गया और यरवड़ा जेल भेज दिया गया। जेल में उत्पीड़न और एकांतवास के कारण जतीन्द्र का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो उन्हें अलीपुर जेल लाया गया। इसके बाद उन्हें रांची भेज दिया गया। वहां केवल उनकी पत्नी को ही उनसे मिलने की अनुमति दी गई। 23 जुलाई 1933 को रांची जेल में जतीन्द्र मोहन ने अंतिम सांस ली। शहीद जतीन्द्र मोहन को हमारा शत शत नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है मशहूर निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक सूरज बड़जात्या को। राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के निर्माता निर्देशक सूरज बड़जात्या को उनके जन्मदिन पर हम शुभकामनाएं देते हैं। इनके पितामह ताराचंद बड़जात्या ने 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय पिक्चर्स की स्थापना करके देश में कम लागत की सार्थक पारिवारिक फिल्में बनाने की नींव रखी थी। 1992 में ताराचंद बड़जात्या के देहांत के बाद उनकी विरासत को आगे बढ़ाया सूरज बड़जात्या ने, जो इस समय हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक माने जाते हैं। सूरज बड़जात्या का जन्म 22 फरवरी 1964 को मुंबई में हुआ था।
1989 में उन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म मैंने प्यार किया से की। सलमान खान और भाग्यश्री अभिनीत फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और उसने सूरज बड़जात्या को हिट निर्माता निर्देशक बना दिया। के बाद सूरज बड़जात्या ने फिल्म बनाई हम आपके हैं कौन। सलमान खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी को लेकर बनाई गई फिल्म ने उस समय कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके बाद सूरज बड़जात्या ने शाहिद कपूर और अमृता राव को लेकर फिल्म विवाह का निर्देशन किया। हिंदी फिल्मों के दर्शकों को साफ सुथरी सार्थक पारिवारिक फिल्में देने के सूरज बड़जात्या के प्रयास अब भी जारी हैं। हमारी शुभकामना है कि उनके ये प्रयास निरंतर जारी रहें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 फरवरी 2022। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टलना चाहिए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 फरवरी 2022। ये आकाशवाणी है। देश में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 175 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 35,50,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.38% है। औषधि महानियंत्रक ने 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों के लिए कोरोना रोधी टीके कॉर्बोवैक्स के आपात उपयोग की मंजूरी दे दी है। इस टीके को हैदराबाद की फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोलॉजिकल ई ने विकसित किया है। ये रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट आधारित पहला स्वदेशी कोरोना रोधी टीका है। उत्तराखंड के चंपावत जिले से 65 किलोमीटर दूर आज तड़के एक वाहन के खाई में गिर जाने से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक फैक्ट्री में हुए धमाके पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने आज एक ट्वीट में हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने एयरथिंग्स मास्टर्स प्रतियोगिता के 8वें दौर में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। उन्होंने काले मोहरों से खेलते हुए 39 चालों में कार्लसन को मात दी। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज हवा चल रही है। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा, जबकि चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। उत्तर में श्रीनगर, जम्मू, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। कर्नाटक की उस महिला स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने 16 वर्ष की आयु में उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया था। उन्हें गिरफ्तार किया गया। कारागार की अवधि के दौरान उन्होंने भाषण दिए, कताई बुनाई की शिक्षा दी और प्रभात फेरियों का आयोजन किया। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपात सत्र के दौरान यूक्रेन रूस संकट का मिलकर समाधान निकालने और सभी से संयम बरतने की अपील की। एयर इंडिया ने आज से यूक्रेन के लिए उड़ानें शुरू की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में कल 9 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की सभी तैयारियां पूरी। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में प्रचार जोरों पर।
सरकार विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली एक सप्ताह की प्रदर्शनी विज्ञान सर्वत्र पूज्यते स्मरणोत्सव देश भर में 75 स्थानों पर आयोजित कर रही है। केंद्र सरकार ने विदेश स्थित पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।